जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम लेकर के आए हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 वाले के लिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो है 2023 का 2023 जीव विज्ञान आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। सेट CG फर्स्ट यानी 2023 में जो पूछा गया है उसी का ये आपको वीडियो लेकर के आए हैं। सॉल्व पेपर लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो आगे आने वाले प्रश्न आगे आने वाले जो आपके प्रश्न पत्र हैं, यानी जो आपकी परीक्षाएं हैं, उनमें काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे। तो देखिए किस तरह से आपके प्रश्न पत्र हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है केवल प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखिए किस तरह से आपका पेपर है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपके 4 प्रश्न बहुविकल्पीय के होंगे। ये आपको देखिए दिखाई दे रहा है आपका। ये आपके चारों प्रश्न का खा गा घा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके ये है। फिर उसके बाद में निश्चित उत्तरीय के ये आपके एक एक नंबर के ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर ये इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके 2-2 नंबर के आते हैं। ये संख्या में 1 2 इधर देखिए 3 4 5 ये भी 5 होते हैं। फिर उसके बाद में आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं। जैसे लाइकेन माइकोराइजा, ये सह प्रभाविता, DNA और अनुलेखन, ये आपके क्वेश्चन है। ये है आपके लघु उत्तरीय में। फिर उसके बाद में ये 5वां क्वेश्चन भी उसी में जाता है लघु उत्तरीय में। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है आपका। फिर उसके बाद में आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको एक इजाफा भी होता है कि 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ही करने। जैसे 7वें में आपको 2 में से 1, 8 में से भी 2 में से 1 और फिर 9 में से 2 में से 1 आपको करने होते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र होता है, जो आपके 70 नंबर के होते हैं। ये पूर्णांक आपका देख लीजिए, यहाँ पर 70 नंबर का होता है। यहाँ पूर्णांक 70 नंबर का है। अब आपको एक एक करके हल करवाया जाता है। देखिए हल करवा रहे हैं। पहला है आपका ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करें भाई। देखें, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि वैलेसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम में होता है। ठीक है, वैलेसनेरिया जो पौधा है उसमें परागण, तो वैलेसनेरिया में जो पौधे में परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, माध्यम क्या है, जल द्वारा। देखिए पहले हम आपको बताएंगे परागण क्या है। तो परागण का पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ये कहता है कि उसमें माध्यम कौन है, जल है या फिर वायु है, कीट है या मनुष्य द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, जल द्वारा। ठीक है, खा खंड है। अगला है आपका स्त्रियों के आर्तोचक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म सामान्यतः होता है कितने दिनों पर। ऑप्शन है आपका 10 से 11 दिनों पर, 28 से 29 दिन, 25 से 26 दिन या 17 दिन। तो आपका सही ऑप्शन है आपका 28 से 29 दिन में ये आर्तोचक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न mRNA यानी मैसेंजर RNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है क्या। अनुवादीकरण, अनुलेखन, प्रतिलिपि अनुलेखन या फिर प्रतिलिपिकरण। तो क्या होता है, ये कहलाती है अनुवादीकरण, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन है कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच करने के लिए किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका बिडाल टेस्ट होता है ये पूछ रहा है किस रोग में, यानी किस बीमारी की परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है? तो वह है टाइफाइड में। बिडाल का उपयोग कहाँ, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस में किया जाता है? टाइफाइड में। तो ये आपका टाइफाइड सही है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, टाइफाइड। और ये पहला आपका तो सही है। ठीक है, तो इसका ये पहला ये सही है और इसका ये सही है, टाइफाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2023 में। ये 2023 का सेट 1 है, आप इसको तैयार करते रहे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं। अब देखिए, अब आपको दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा देखिए क्या है। ये कह रहा है जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए, यानी हॉट स्पॉट को बताना है आपको। तो ये कह रहा है कि जैव विविधता का तप्त स्थल क्या होता है? तो देखिए आंसर है ये आपका, वह क्षेत्र, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जैव विविधता की अधिकता हो तथा इसके प्राकृतिक आवास को खतरा हो, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा हो, जैव संवेदी क्षेत्र या तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र हैं और संसार में कुल 34 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कोई कह रहा है, क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की अधिकता होती है? प्रचुरता मतलब अधिकता। तो आपको बताना है कि गोल्डन राइस में किस प्रोटीन किस विटामिन की आवश्यकता हो, किस विटामिन की जो ये जो है विटामिन है, कौन सा विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ये मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ये पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए उसका उत्तर है, सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस पारजीनिक किस्म है जिसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस किस्म में बीटा कैरोटीन यानी प्रो विटामिन ए का निष्क्रिय रूप अच्छी मात्रा में होता है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इस चावल के दाने बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग के होते हैं। जो पीला रंग होता है उसी को सुनहरा चावल कहते हैं। ठीक है, तो आप जान गए कि ये जो गोल्डन राइस है, सुनहरा चावल है, इसमें कौन सी विटामिन मुख्यतः होती है? विटामिन ए होती है। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं में भी पूछा गया, आपसे कई परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? आपसे पूछा गया है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो ये आपका आंसर है कि वृषण में नलिकाओं की उपस्थिति अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये पोषण प्रदान करती हैं, अर्थात उनको भोजन चारे का व्यवस्था करती हैं। ठीक है, कौन? ये सर्टोली कोशिकाएं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है मानव में कितनी जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये तो आपको याद ही रखना है कि जो मानव होते हैं, मानव में देखिए जो मानव होते हैं, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र? 23 जोड़ी है। ये 23 जोड़े गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो 23 जोड़े, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपको लिखना है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर जोड़े में पूछा जाए, यहाँ देखिए आपसे जोड़े में पूछा जा रहा है,
तो आपको 46 जोड़े और 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र बताना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाए उस तरह से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है, ये आपको बताने हैं। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की है, ये रहा आपका आंसर। ये पेनिसिलिन की खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आपसे कभी सन पूछ लिया जाए तो भी आपको याद रखना है। कब? 1929 में। ठीक है, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रतिजैविक है जो किससे निकाला जाता है, जो पेनिसिलिन बनाई गई वो किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन जो बनाया था वो सर्वप्रथम किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया था? 1929 में बनाया था। तो ये भी आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। अब आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, जहां आप देखेंगे कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया आपका। ये रहा आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? ये पूछा जा रहा है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है चिकित्सीय सगर्भता समापन। ये है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवैध पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, या आप कह लीजिए कि गर्भ को नष्ट कर दिया जाता है, या आप ये समझ लीजिए कि भ्रूण को निकाल दिया जाता है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ नहीं होने दी जाती है। और क्यों नहीं होने दी जाती है? कि भ्रूण में कोई अनियमितता हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए चिकित्सीय सगर्भता समापन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ के प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। विकसित हुए भ्रूण में उल्ब विभेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असामान्यताओं की पुष्टि की जाती है। पहले इसकी जांच की जाती है उल्ब विभेदन के द्वारा, फिर उसके बाद में कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के उपयोग के द्वारा गर्भ समापन यानी गर्भ समाप्त करने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित एवं संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग, दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। हालांकि आजकल लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया का दुरुपयोग या कन्या भ्रूण हत्याकांड में भी किया जाता है। इसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो चिकित्सीय सगर्भता है, ये कुछ केस में इसको आप गर्भपात करवा सकते हैं, जैसे अनचाहा गर्भ, शिशु का अगर कोई जन्मजात रोग है तो भी गर्भ का समापन हो जाए, या बलात्कार हुआ है तो भी आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अब ये जो सगर्भता है, इसका दुष्प्रयोग अब देखिए कि लोग इसको क्या करते हैं कि लिंग जांच करवा करके उसमें लड़की लड़के में भेद करवाते हैं, और यदि लड़की होती है तो उसको क्या करते हैं? समाप्त करवाते हैं, यानी गर्भ नष्ट करवा देते हैं। तो ये अब कानूनन क्या है? जुर्म हो गया है, और इसको करने वाला और करवाने वाला दोनों ही दंडित होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टेट में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम निम्नवत है 5 डैश से, देखिए ये आपका
क्षार क्रम ये है। देखिए इसका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाक्षारों का क्रम निम्नवत इस तरह से है, तो इसके दूसरे स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम 5' से 3' में क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये है आपका, पहले डीएनए के खंड का टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है, फिर इसमें अनुलेखन होगा और उसके बाद में डीएनए स्ट्रैंड आपके 5' से 3' और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा 3' से 5' होगा, और इसमें जो मैसेंजर स्ट्रैंड है वो 5' से 3' का ये होगा। ठीक है, आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, ये अनुक्रम आपको ध्यान में रखना है। चारघात का नियम आपको लगाना है ATGC, तो आपको ATGC के हिसाब से इसको आपको स्ट्रैंड बनाने हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकन चित्र बनाइए। ठीक है, एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए, केवल चित्र बनाने को कहता है। तो देखिए ये प्रतिरक्षी अणु की एक संरचना है। प्रतिजन बंध स्थल है, डाइसल्फाइड बीच में है, और इधर है आपका ये प्रतिजन बंध स्थल है, ये आपका डाइसल्फाइड है और ये आपका प्रतिजन है। यहाँ पर देखिए एक हल्की श्रृंखला होती है और यहाँ पर ये आपकी भारी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो अगर आपसे केवल संरचना सूत्र पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिखने को भी कहा जाए कि इसके बारे में बताइए तो आपको ये देना भी पड़ेगा। किसी प्रजनन की अनुक्रिया में बने प्रोटीन जो प्रतिजन विशेष की क्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देते हैं उसे प्रतिरक्षी कहलाती है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहलाती है। ये तत्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया के समय बनती है। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन और अणु प्रतिजन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एक सामान्य प्रतिरक्षी एक टेट्रापेप्टाइड है जिसमें 2 भारी हाइड्रोजन तथा 2 हल्की एल यानी एक H और एक L श्रृंखलाएं होती हैं। भारी श्रृंखला में 140 तथा हल्की श्रृंखला में 214 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं परस्पर डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती हैं। ठीक है, प्रतिजन जुड़ाव स्थल वायु के दोनों भुजाओं के अंतिम सिरों पर स्थित होते हैं और प्रतिजन या प्रतिरक्षी से मिलने से प्रतिरक्षी जटिल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका वीडियो। ठीक है, यहीं तक ये वीडियो आपका है और हम इसके जो अगले क्वेश्चन है इसको हम अगले वीडियो में पुनः सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।